हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट कर रहे थे। अब हम उसके आगे के सेक्शंस करेंगे। हमने सेक्शन 6 तक कवर अप कर लिया था। सेक्शन 7 बात कर रहा है नेचुरल गार्डियंस की। अब हम बात करेंगे कि नेचुरल गार्डियंस होते कौन है। नेचुरल गार्डियंस होते कौन है वो हमने सेक्शन 6 में कर लिया था, लेकिन नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन की बात हो रही है। द नेचुरल गार्डियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज अ माइनर passes on adoption to the adoptive father and after him to adoptive mother। कि जो गार्डियनशिप है, अगर हमने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया तो वो जो अडॉप्टिव बच्चा है जिसको हमने अडॉप्ट किया, उसका अब नेचुरल गार्डियन कौन होगा? उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स या जिन पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया। तो इसका आंसर सीधा सीधा से ये है कि वहां पे जो नेचुरल गार्डियनशिप है वो पास ऑन हो जाएगी। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका गार्डियनशिप का राइट खत्म हो जाएगा और किसका बन जाएगा राइट? जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में भी वही पहले फादर की, अगर फादर नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई या उसके साथ वो 3 कंडीशंस हो गई कि वो हिंदू नहीं रहा, उसने कन्वर्ट कर लिया या डेथ हो गई, तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, उसकी गार्डियनशिप किसके पास होगी? अडॉप्टिव मदर के पास। ठीक है, सेक्शन 8 डील कर रहा है पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियंस। नेचुरल गार्डियंस के पावर्स क्या होती हैं? द नेचुरल गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर हैज पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टू डू ऑल एक्ट्स विच आर नेसेसरी और रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर। पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, वैसे तो यहाँ पे अडॉप्टेड सन वर्ड यूज किया है, तो अगर हम डॉटर को अडॉप्ट कर रहे हैं देन देखिए, अगर डॉटर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी जो गार्डियनशिप है वो अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास ही पास ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर जो लड़की है उसकी मैरिज हो गई, ठीक है, तो उस केस में जो लड़की की गार्डियनशिप होती है वो हमेशा उसके हस्बैंड के पास चली जाती है। तो शायद इस चीज की वजह से हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे सन वर्ड यूज किया। ठीक है, लेकिन अगर माइनर गर्ल को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वहां पे भी बायोलॉजिकल पेरेंट्स से पास हो जाएगी अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास गार्डियनशिप। अब नेक्स्ट है सेक्शन 8 पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियंस। ठीक है, अब नेचुरल गार्डियंस क्या क्या कर सकते हैं? नेचुरल गार्डियंस होते किस किस चीज के लिए? एक तो पर्सन की, माइनर की बॉडी के लिए और माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, या दोनों चीजों के लिए। तो जो नेचुरल गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर हैज subject to the provisions of this section to do all the acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of minor or for realization, protection or benefit of the minor's estate। वही यहाँ पे, यहाँ तक तो बात की है माइनर की बॉडी के लिए, माइनर के बेनिफिट के लिए, जो चीजें नेसेसरी हैं और रीजनेबल हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी की रियलाइजेशन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके बेनिफिट के लिए भी जो चीजें जरूरी लगती हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी गार्डियन किसी भी केस में किसी माइनर को पर्सनली बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी पर्सनल कोवेनेंट के थ्रू हम उसको बाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड है नेचुरल गार्डियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट। जो नेचुरल गार्डियन भी होते हैं वो कोर्ट की परमिशन के बिना, ये स्पेसिफिकली उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड बात आ जाती है, माइनर की प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ठीक है, कि उसकी कोर्ट की परमिशन के बिना ना तो माइनर की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकते हैं, ना चार्ज कर सकते हैं उस पर क्रिएट, ना ही ट्रांसफर बाय सेल, मतलब किसी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे सेल है, चाहे गिफ्ट है, चाहे एक्सचेंज है, या किसी भी तरीके ना से एनी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को लीज। यहाँ पे देखो लीज कर सकते हैं, लेकिन लीज के लिए हमने कुछ शर्तें रखी हुई हैं। लीज तो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को हम लीज पे दे सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, एक बार हमने देनी है, वो भी कोर्ट की परमिशन के साथ ही दे सकते हैं, और अगर देंगे तो एक बार में हम 5 साल के
लिए ही दे सकते हैं। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजॉरिटी। ठीक है, आज के लिए मान लीजिए आज माइनर की एज है 16 ईयर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम के लिए लीज पे दे सकते हैं? 3 इयर्स। जब माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम 1 साल के लिए प्रॉपर्टी को लीज पे देके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा 3 इयर्स के लिए ही लीज पे दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ऑल्दो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए प्रॉपर्टी को दे सकते हैं लीज पे। तो बाकी कुछ तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, कोर्ट की परमिशन के बिना। लेकिन अगर ये कर रहे हैं, लीज दे ही रहे हैं, ठीक है, तो लीज पे भी हम ज्यादा से ज्यादा या तो 5 साल के लिए दे सकते हैं या फिर अगर उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है तो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हम प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकते हैं। ठीक है, और अगर जो गार्डियन है उसने जो ये कंडीशन को ब्रीच करते हुए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या लीज पे दे दी, गिफ्ट कर दी, कुछ भी कर दिया, तो वो चीज क्या होगी? डिस्पोजेबल, जो डिस्पोजल होगा वो वाइडेबल होगा। किसके इंस्टांस पे? माइनर के या एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। ठीक है, ये भी है, कोई और पर्सन जो माइनर के बिहाफ पे क्लेम कर सकता है उसके बिहाफ पे भी, अगर माइनर ना रहा तो वो कंडीशन तब आएगी। लेकिन वाइडेबल की बात कब आ जाती है? वाइडेबल का मतलब क्या है? अगर माइनर चाहे उस चीज को रेटिफाई करना तो माइनर रेटिफाई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो वाइडेबल इश्यू हो गई। माइनर चाहे तो उस चीज को कह सकता है, मान लीजिए मैंने माइनर के एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा पड़ा था, वो मैंने किसी माइनर की मान लीजिए सिस्टर है, उसको गिफ्ट कर दिया माइनर के बिहाफ पे। ठीक है, तो विदाउट कोर्ट परमिशन कर दिया। अब अगर माइनर मेजर हो जाता है, जब अगर वो चाहे वो इसको, इस ट्रांजैक्शन को, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, अगर वो कहता है कोई बात नहीं मेरी बहन के पास ही गया तो मैं खुश हूं इस देने से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन दैट विल बी वैलिड ट्रांजैक्शन, अदरवाइज इट विल बी वॉइड। ठीक है, माइनर की मर्जी है उसने उससे ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करना है कि नहीं करना। नो कोर्ट shall grant permission to natural guardian to do any of the acts mentioned in subsection 2 except in case of necessity or for an evident advantage to the minor। अब सेक्शन 2 में क्या बताया हुआ है कि हमने कोर्ट की परमिशन के बिना कोई ट्रांसफर नहीं करना, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी, कोई लीज पे नहीं देना, है ना, ये बातें की, कोई गिफ्ट नहीं करना, कोई सेल नहीं करनी। तो कोर्ट भी क्या चीजें देखेगी? अगर वो कोर्ट परमिशन दे भी रही है वो कुछ तो देखेगी ना। तो वो क्या देखेगी? वो ये देखेगी कि भाई ये या तो माइनर के लिए जरूरी है, नेसेसिटी है उसको, मतलब ठीक है उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है लेकिन उसके पास कैश नहीं है, ठीक है, और उसको अभी इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, तो हमने उसकी प्रॉपर्टी को मान लीजिए मॉर्टगेज करना है। तो मॉर्टगेज ताकि वो पढ़ सके, ठीक है, अच्छी एजुकेशन मिल सके उसको घर में खाने पीने का, राशन का सामान आ सके, ये सारी चीजें भी तो देखनी है। अगर इन चीजों के लिए जरूरत है तो कोर्ट करेगी। या फिर ऐसा है कि प्रॉपर्टी वैसे तो उसकी वैल्यू शायद 1 लाख रुपीज है, लेकिन साथ वाले पर्सन को किसी ऐसे यूज के लिए चाहिए कि उसका इतनी सी प्रॉपर्टी के बिना काम नहीं चल रहा और वो लाख रुपीज के बदले आपको 5 लाख रुपीज दे रहा है, तो वो एविडेंट एडवांटेज है जो सबको पता है कि इससे माइनर का फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे केस में भी कोर्ट परमिट कर देगी कि भाई आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, मतलब वही है कि कोर्ट परमिट करने से पहले भी ये देखेगी कि इस चीज से माइनर का कितना वेलफेयर हो रहा है। Clause 5, the Guardians and Wards Act 1890 shall apply to and in respect of an application for obtaining the permission of court under subsection 2 in all respect as if
it were an application for obtaining the permission of court under section 29 of the act, and in particular proceedings in connection with application shall be deemed to be proceeding under that act within the meaning of section 4A thereof. The court shall observe the procedure and have the power specified in subsection 2, 3, 4 of section 31 of the act. The appeal shall, मतलब ये स्पेसिफिकली हमने कहा था ना कि ये एक्ट जो है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को सप्लीमेंट कर रहा है, तो जो हमने कोर्ट से परमिशन लेनी है तो उसकी जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगी, मोटा मोटा सा ये कहा गया है, ठीक है। और जो अगर मान लो हमने अपील वगैरह करनी है तो वहां पे जो अपील्स वगैरह का प्रोसेस बताया हुआ है कि कहाँ पे जुरिसडिक्शन पड़ेगी, वहीं पे अपील्स फाइल होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट का मीनिंग बताया हुआ है। कोर्ट मीन्स सिटी सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट within the local limits of whose jurisdiction the immovable property in respect of which the application is made is situate, and where the immovable property is situate within the jurisdiction of more than, अब यहाँ पे क्या है, जो 4A ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट बताया गया, साथ में ये भी बता दिया कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, देखो सीपीसी में भी यही है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो है तो वहां पे जो उस जुरिसडिक्शन में कोर्ट होती है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, वही कोर्ट होती है। और अगर प्रॉपर्टी 2 या 2 कोर्ट्स में है तो उनमें से कहीं पे भी जहां पे उस प्रॉपर्टी का पोर्शन बन रहा है, मान लीजिए एक हमारी प्रॉपर्टी है वो ऐसी टेरिटरी पे है जहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स की जुरिसडिक्शन बन रही है, ठीक है, आधी प्रॉपर्टी इस डिस्ट्रिक्ट में, आधी इस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कहीं पे भी इन दोनों कोर्ट्स में कहीं पे भी फाइल हो सकता है अगर ये इकट्ठी है, ठीक है। सेक्शन 8 में हमने बात कर ली कि उनकी पावर्स क्या हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो बेनिफिट माइनर के बेनिफिट के लिए हो या माइनर की प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए हो, लेकिन हमने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ विदाउट कोर्ट परमिशन नहीं करना। अगर हम कोर्ट की परमिशन ले भी रहे हैं तो कोर्ट माइनर का वेलफेयर देखेगी, और कोर्ट कहाँ कहाँ पड़ती है वो बात देखी है हमने। अब सेक्शन 9 देखो, हमने पहले सारी जगह नेचुरल गार्डियन की बात की है। नेचुरल गार्डियंस वो होते हैं जो कि जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, ठीक है, या फिर अगर अडॉप्शन हुई है तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उनके पास सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, वो नेचुरल गार्डियन बन जाते हैं। बट टेस्टामेंट्री गार्डियंस कौन होते हैं? टेस्टामेंट्री गार्डियंस वो होते हैं जो फादर या मदर बाय विल अपॉइंट करके जाते हैं, वो होते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियंस। अब विल बनाने का राइट किस किस के पास है, पहले किसके पास होगा वो हम डील करेंगे, और उनकी टेस्टामेंट्री गार्डियंस की पावर्स क्या होंगी वो बात करेंगे। देखिए, जो हिंदू फादर है नेचुरल गार्डियन वही होता है, उसके बाद मदर बनती है, तो वही अगर हिंदू फादर नेचुरल गार्डियन है माइनर लेजिटिमेट बच्चों का, इलेजिटिमेट बच्चों की पहले नेचुरल गार्डियन कौन होती है? मदर, उसके बाद फादर होता है। लेजिटिमेट बच्चों का पहले फादर होता है फिर मदर होती है, ठीक है। तो वो बाय विल अपॉइंट कर सकता है गार्डियन, ठीक है, माइनर पर्सन के लिए भी या माइनर की प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, या दोनों के लिए। अब यहाँ पे तो बात खत्म हो गई कि फादर विल बना सकता है, ठीक है। बट अब फादर विल तो बना गया, फादर की हो गई डेथ, मदर रहती है, तो क्योंकि फादर के बाद मदर ही नेचुरल गार्डियन होती है, तो विल वाला जो गार्डियन है वो अभी काम करना नहीं शुरू करेगा, उसके बाद मदर बन जाएगी नेचुरल गार्डियन। बट अब मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है, इसकी डेथ हो गई 2022 में, इसकी हो रही है 2029, चलो ऐसा लगा लेते। अब इसके बाद नेचुरल गार्डियन ये बन जाएगी, इसने बाय विल मान लो टी को अपॉइंट किया था तो भी ये काम नहीं करेगा। कौन काम कौन करेगी? ये। अब यहाँ पे इससे पहले 2000 मान लीजिए 27 में इसने भी विल बना के पी को अपॉइंट कर दिया,
नेचुरल टेस्टामेंट्री गार्डियन अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि 2027 में ये बना गई विल, तो ये काम करेगा, इसका काम खत्म, ठीक है। बट अगर ये बना के ना गई होती, ये नहीं बना के गई थी, इसकी 2029 में डेथ हो गई, अभी ये पड़ा है, तो यहाँ पे ये काम करना दोबारा से शुरू कर देगा। मोटी मोटी सी बात ये है कि अगर तो फादर प्री डिसीज हो जाता है मदर से, तो फिर वो मदर वो होगी, लेकिन बट शेल रिवाइव इफ द मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग बाय विल एनी पर्सन। अगर अपनी लाइफ टाइम में फादर की तो डेथ हो गई है, अपनी लाइफ टाइम के में मदर भी कोई विल बना के गार्डियन अपॉइंट करके गई, तो जो फादर बना के गया था वो रिवाइव हो जाएगा। अगर मदर कर गई थी तो मदर वाला चलेगा, फादर वाला गार्डियन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हिंदू विडो एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड अ हिंदू मदर एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट द फादर हैज बिकम disentitled to act as such may by will appoint a guardian for any of them in respect of minor's person or in respect of minor's property other than undivided। एक चीज और, जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, मैंने इस एक्ट को स्टार्ट करते हुए भी बताया था कि उस पे तो जो गार्डियन होता है वो करता होता है, तो वहां पे अनडिवाइडेड इंटरेस्ट पे हम वो नहीं काम नहीं करते, हम सिर्फ जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जिसपे राइट होता है या पेरेंट्स के प्रॉपर्टी होती है उसके लिए, या माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए बात करते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में, ठीक है। और जो हिंदू विडो है वो क्योंकि नेचुरल गार्डियन की तरह काम कर रही है, तो या फिर जिसके यहाँ पे हिंदू विडो वर्ड यूज किया है, या फिर जो हिंदू मदर है जिसका हस्बैंड या तो कन्वर्ट हो गया है या वो सन्यासी हो गया है, ऐसे केस में वो माइनर के लिए या माइनर की प्रॉपर्टी के लिए विल बना सकती है, ठीक है। वो जो हमने सब क्लॉज 2 में बात की है ना, वो ही बात को ऐसे कहा है कि इसमें फीमेल को स्पेसिफिकली हमने राइट दे दिया है कि हाँ वो बना सकती है। A Hindu mother entitled to act as natural guardian of her minor illegitimate children may by will appoint a guardian for any of them in respect of minor's person or in respect of minor's property or in respect of। यहाँ पे हमने इलेजिटिमेट बच्चों की माइनर इलेजिटिमेट बच्चों की मदर की बात की है कि वो भी बाय विल, हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे राइट्स दिए हैं कि कौन कौन कब कब किन किन सिचुएशंस में बिल बना सकता है। मान लीजिए ये दोनों जिंदा हैं, अब नेचुरल गार्डियन तो बच्चों का ये है ना, बिल्कुल सही है, कोई कन्वर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सन्यासी नहीं बना, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये बिल बना सकती है? नहीं, ये नहीं बना सकती, ठीक है। ये नहीं यहाँ पे एच और डब्ल्यू की बात कर रही हैं, ये बिल्कुल दोनों सही हैं, इनमें मतलब परफेक्ट कपल है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एस एंड डी इनके बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिना कोई प्रॉब्लम के डब्ल्यू पहले से ही कोई बिल बना सकती है? नहीं, क्योंकि हमने राइट या तो विडो को दिया है या फिर जिसका हस्बैंड डिसएंटाइटल्ड है किसी वजह से, तभी हमने इसको बिल बनाने का राइट दिया है, ठीक है। ये बिल बना सकता है? यस, ये बना सकता है, ठीक है। इसका राइट इसके बाद में या इसकी डिसएंटाइटलमेंट पे ही स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए मैरिड नहीं है, वैसे कपल है, तो यहाँ पे ये इनके इलेजिटिमेट बच्चे हैं, तो यहाँ पे इसका राइट नहीं है, इसका राइट है, ठीक है। सब क्लॉज 5 क्या कह रहा है? गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज द राइट टू एक्ट एज minor's guardian after the death of minor's father or mother as the case may, and to access all the rights of natural guardian under this act to such extent and subject to such restrictions if any specified in this act and in the will। इसमें ये है, देखो एक्ट में तो जो वैसे भाई उसने काम क्या करना है, जो विल में अपॉइंट किया, या तो विल में जिस चीज के लिए हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया या तो वैसे काम करेगा,
नहीं, वही उसने माइनर का वेलफेयर देखना है, और जो जो रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी के साथ ऐसे नहीं डील कर सकता, उसको बेच नहीं सकता, वो सारी चीजें उसको कंसीडर फिर भी करनी पड़ेंगी। सब क्लॉज 6 क्या कह रहा है? द राइट ऑफ गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीज ऑन हर मैरिज। ठीक है, वे जो गर्ल चाइल्ड है उसके ऊपर गार्डियनशिप का जो भी राइट है, चाहे मदर का है, चाहे फादर का है, चाहे हमने बाय विल गार्डियन अपॉइंट किया था, जिस टाइम पे माइनर गर्ल की मैरिज हो गई, सेम टाइम पे उसका जो राइट है गार्डियनशिप का वो सीज हो जाएगा, और अब नई गार्डियनशिप किसके पास एस्टैब्लिश हो जाएगी? उसके हस्बैंड के पास। फाइन। सेक्शन 10 क्या कह रहा है? इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक गार्डियन की इनकैपेसिटी बताई है कि जो माइनर पर्सन है वो किसी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी की ही बात की है, पर्सन की बात नहीं कही है। ठीक है, अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। एक माइनर किसी दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं बन सकता। सेक्शन 11 क्या कह रहा है? de facto guardian not to deal with minors property. After the commencement of this act, no person shall be entitled to dispose of or deal with the property of Hindu minor merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the minor. कि इस एक्ट के आने के बाद कोई भी पर्सन एंटाइटल नहीं है कि हिंदू माइनर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दे, सिर्फ इस ग्राउंड पे भी मैं तो गार्डियन हूं माइनर का, मतलब वो प्रॉपर्टी को डील विद कर ही नहीं सकता। अगर उसने करना है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और कोर्ट परमिशन देने से पहले माइनर का वेलफेयर कंसीडर करेगा। ठीक है, अदरवाइज कोर्ट परमिट नहीं करेगा। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। हमने पहले बार बार बात की कि जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के रिलेटेड पर्सन गार्डियन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि वहां पे करता होता है। तो वेयर ऑफ माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, यहाँ पे वही कर्ता की बात हो रही है, इसको हम इनडायरेक्टली कर्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी एक पर्सन की मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर्टी है तो उस चीज के लिए हम कोई गार्डियन अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो ये भी कर सकती है। ठीक है, प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट अ गार्डियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एंड। अगर हाई कोर्ट चाहे, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली हाई कोर्ट को ही पावर दिया, ये प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कोर्ट के पास पावर है कि वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए भी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, तो वो हाई कोर्ट है। सेक्शन 13 क्या कह रहा है? वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। हमने पीछे भी कहा कि कोर्ट भी देखेगी, वेलफेयर देखेगी, है ना, या हम जो गार्डियन है उसने भी माइनर के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए ही काम करना है। तो मतलब क्या निकला, क्रक्स क्या निकला कि माइनर का वेलफेयर ही सबसे बड़ी चीज है। हमने कोई भी काम करना है तो माइनर का बेनिफिट देखना है कि माइनर को उस चीज से नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर बाय अ कोर्ट द वेलफेयर ऑफ माइनर शैल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। तो अगर हमने किसी पर्सन को गार्डियन अपॉइंट करना है किसी माइनर का, तो वहां पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या चीज सबसे पहले कोर्ट कंसीडर करेगी कि माइनर का इस चीज में सबसे ज्यादा भला होना चाहिए। ठीक है, ये चीज देखेंगे। और दूसरी चीज, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द गार्डियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और of any law relating to guardianship in marriage among Hindus if the court is of the opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of minor। किसी भी पर्सन को हम गार्डियन नहीं बनाएंगे, ठीक है, चाहे इस एक्ट के अंदर, चाहे किसी और गार्डियनशिप के एक्ट के रिलेटेड या मैरिज में। ठीक है,
अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इस गार्डियनशिप से माइनर का वेलफेयर नहीं है, माइनर का अगर किसी भी तरीके से वेलफेयर नहीं हो रहा है, तो हम वहां पे उस पर्सन को गार्डियन नहीं अपॉइंट करेंगे। तो आज के लिए इतना। हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट कंप्लीट हो गया है। इन केस आपको कोई डाउट है प्लीज हमें कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूं। थैंक यू।